कल हम लोग बात कर रहे थे आपका इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी में ये बात आई थी कि 16/4 ये 16/1 का विस्तार है और 16/4 के अतिरिक्त 16/1 में भी रिजर्वेशन किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू आया था वो व्यू ये आया था कि जब तक पिछड़े वर्ग के नागरिकों का ये सवाल जहां तक है तो उसके संबंध में सिर्फ 16/4 देखा जाए, 16/1 में उसके संबंध में कुछ भी नहीं किया जाएगा। इवन उनके पक्ष में अगर कंसेशंस भी देने हैं, कोई एग्जम्पशन, कोई कंसेशन या कोई प्रियोरिटी ये भी उन्हें देना है तो भी 16/1 का विचार नहीं होगा, तब भी 16/4 का विचार किया जाएगा। क्योंकि 16/4 में जो शब्द है रिजर्वेशन, ये अपने में सारी बातों को समाहित करता है, इंक्लूड कर लेता है सारी बातों को। इस शब्द में सब कुछ समाहित। रिजर्वेशन ये मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन है, ये अधिकतम विभेद है जो उन वर्गों के पक्ष में किया जा सकता है जो राज्य की राय में उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं पाए। उनके संबंध में जो अधिकतम विभेद, अधिकतम मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वो रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन जब मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है तो मिनिमम ये भी किया जा सकता है। तो कंसेशन देना हो, कोई रिलैक्सेशन देना हो, कुछ भी देना हो, जब भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों की बात चलेगी तो हमेशा 16/4। आप ये नहीं कहेंगे कि 16/4 में रिजर्वेशन और अगर कंसेशन या कोई अन्य चीज देनी है उनके पक्ष में तो 16/1, ये बात नहीं चलेगी। और इस तरह एमएन थॉमस की बात को समर्थन देते हुए कहीं ना कहीं किसी हद तक ओवर रूल कर दिया गया और ये कहा कि 16/1 इसमें जब भी बात होगी तो अन्य नागरिकों के संबंध में होगी, पिछड़े वर्ग के नागरिकों के संबंध में 16/4, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन, इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन, ये नए कॉन्सेप्ट ये भी दिए थे और कहा था कि 16/1 में अगर कोई रिजर्वेशन दिया जाता है नागरिकों के किसी भी वर्ग को तो वो या तो पिछड़े वर्ग के नागरिक होंगे और या सामान्य वर्ग के नागरिक होंगे। वो जिस वर्ग के होंगे वे उसी वर्ग में समायोजित किए जाएंगे। और 16/1 के रिजर्वेशन को उन्होंने नाम दिया था हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज आरक्षण। और इस प्रकार समायोजित किए जाने को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के संबंध में जो रिजर्वेशन था उसे उन्होंने कहा वर्टिकल रिजर्वेशन। और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ये वर्टिकल को क्रॉस करेगा, ये काटेगा और कैंडिडेट उसी जगह जाकर एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और इसको उन्होंने इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया कहा और इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन ये नाम दिया और ये कहा कि 16/4 के अलावा पिछड़े वर्ग के नागरिकों के संबंध में अन्य कोई उपबंध, अन्य कोई बात, रिजर्वेशन या कोई भी सुविधा ये देने के लिए नौकरियों के संबंध में ये हिंदुस्तान के संविधान में न है, न मानी जा सकती। और जहां तक प्रमोशन का रिजर्वेशन था उसको टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया और इस हद तक सीके रंगचारी को बिल्कुल ओवर रूल कर दिया। हालांकि आप देखेंगे कि उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 4B ये जोड़ दिया गया और प्रमोशन का रिजर्वेशन फिर से ले आए। लेकिन इंदिरा साहनी की बात जहां तक है वहां तक सीके रंगचारी ओवर रूल हो गया
और सी के रंगचारी में जो कहा था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन हो सकता है, इसको कतई खत्म कर दिया और ये कहा कि नहीं, प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं, क्योंकि ये नहीं माना जा सकता कि एक व्यक्ति जो नौकरी में आ गया उसका भी एडिकेट रिप्रेजेंटेशन अब नहीं है और वो भी पिछड़े वर्ग का है, ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा और उसको खत्म किया। जहां तक कैरी फॉरवर्ड रूल का सवाल था, देवदासन केस में जो ओवर रूल किया कि कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होगा, 50% की सीमा के साथ, या यूं कहें कि 50% की सीमा के कारण ओवर रूल कर दिया गया था, क्योंकि एक वर्ष में जो टोटल संख्या रिजर्व पोस्टों की आई थी, पीछे से अनफिल्ड पोस्टों को उस वर्ष की पोस्टों के साथ जोड़ देने पर वो 50% से अधिक हो रही थी, इसलिए कैरी फॉरवर्ड रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था। और वही बात एम.एन. थॉमस के प्रभाव से अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ वर्सेस इंडियन रेलवे उस पर ठीक मानी थी। इंदिरा साहनी में कैरी फॉरवर्ड रूल को कॉन्स्टिट्यूशनल किया, लेकिन एक सीमा यह लगाई कि किसी भी वर्ष में 50% की सीमा से अधिक रिजर्वेशन नहीं होगा कैरी फॉरवर्ड रूल के प्रभाव से। यह अनुच्छेद 335 उसको ध्यान में रखकर यह बात कही गई। यानी इंदिरा साहनी अनुच्छेद 335 की लाइट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिजर्वेशन के संबंध में, उनकी व्याख्या है। और इंदिरा साहनी के बाद इंदिरा साहनी सेकंड आएगा। इंदिरा साहनी सेकंड में यह बात चलेगी कि अनुच्छेद 335 ये अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संबंध में आरक्षण के लिए निर्मित हुआ प्रावधान है। अनुच्छेद 335 यह कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में जब रिजर्वेशन किया जाएगा तो एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इसका ध्यान रखा जाएगा। वो पिछड़े वर्ग के नागरिक के लिए ओबीसी उनकी बात नहीं करता, इसलिए ओबीसी को रिजर्वेशन देने के संबंध में अनुच्छेद 335 की गाइडलाइन फॉलो नहीं हो सकती। यह सवाल उठेगा तो इंदिरा साहनी सेकंड में इसका जवाब आएगा। और इंदिरा साहनी सेकंड में वो ये कहेंगे कि जो ओबीसी को मान्यता मिली है ओबीसी की, उसे मान्यता देने के संबंध में जो जांच की गई थी, चाहे कास्ट फैक्टर के आधार पर, चाहे ऑक्यूपेशन के आधार पर, चाहे गरीबी के आधार पर, चाहे पेशागत यानी ऑक्यूपेशन प्लस इनकम, इस क्राइटेरिया के आधार पर, क्राइटेरिया कोई हो, बात यह कही गई थी कि देयर शुड बी, ठीक है, कुछ समानता ये CST और वो वर्ग जिन्हें ओबीसी में कैटेगराइज आप करना चाहते हो उनके बीच होनी चाहिए। ये कहा गया था कि when you are going to compare those group of citizens to whom you want to categorize as a OBC, ठीक है, those group of person must live in the same sociological conditions in which the persons who are categorized as a SC and ST are living। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो ओबीसी का वर्ग है ये SC और ST से अलग है,
और जब ये नहीं कहा जा सकता तो जो मापदंड एससी और एसटी के संबंध में लागू होगा वही मापदंड ओबीसी के संबंध में लागू होगा। और इंदिरा साहनी सेकंड में इस बात को बिल्कुल मना कर दिया ताकि नहीं, ये ठीक है कि अनुच्छेद 335 एससी एंड एसटी इनके संबंध में निर्मित प्रावधान है, लेकिन उसको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास उसके संबंध में भी लागू किया जाएगा। और आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि जब हम ओबीसी को रिजर्वेशन देने जा रहे हैं तो हम एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इसका ध्यान नहीं रखेंगे। अब आप देखें, न्यायालय बड़ा नहीं है, सरकार छोटी नहीं है। बात यह कि सरकार हमेशा गलत बात करती है पॉलिटिकल लाभ के लिए, इसलिए वो आपको बड़ी दिखती है। इसलिए सरकार नहीं, न्यायालय आपको बड़ा दिखता है। बड़ा छोटा कोई नहीं है। अगर अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा में स्पिरिट ऑफ द लॉ, कानून की मंशा के मुताबिक अगर सरकार फंक्शन करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के जो अवसर होंगे वो बेहद कम होंगे। और कोई कुछ कहे कि वो संविधान बचा रहा है या नहीं बचा रहा, यार्ड स्टिक जो संविधान बचाने वालों के संबंध में हो सकती वो यही कि कितने गवर्नमेंट डिसीजंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पलटे। एक लिस्ट बननी चाहिए, ये देखा जाना चाहिए, ये रिसर्च का विषय है कि कितने गवर्नमेंट डिसीजन हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पलटे, और उस आधार पर तय होना चाहिए कि वास्तव में संविधान का अतिक्रमण कर कौन रहा है। ठीक है, आप कहते हैं ना कि हम संविधान बचा रहे हैं, अगर आप बचा रहे हैं तो बार बार जिसे संविधान बचाने की जिम्मेदारी दी गई उसे आप ही के डिसीजंस को पलटना क्यों पड़ता है? इसका मतलब आप नहीं बचा रहे हैं, इसका मतलब आप संविधान के मुताबिक फंक्शन बिल्कुल नहीं करते हैं। आप सिर्फ नाटकबाजी करते हैं और सिर्फ आप अपने लाभ के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को तोड़ते और मरोड़ते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इंदिरा साहनी सेकंड के बाद अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आएगा। ठीक है, दीज आर द केसेस विच आर डिसाइडेड आफ्टर इंदिरा साहनी। ठीक है, अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहेंगे वो कि अगर आपने रिजर्वेशन देते समय, ठीक है, क्रीमी लेयर इसको अलग नहीं किया, ठीक है, तो आपका कृत्य अनुच्छेद 14 और 16 इसके विपरीत जाएगा। और आपको यह देखना पड़ेगा कि जिसके पक्ष में आप रिजर्वेशन करने जा रहे हो वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड है या नहीं है। आप ये नहीं कर सकते। नो डाउट आपको ताकत है। कहा है 16(4) में कि राज्य की राय में, और राज्य यहां जिस रूप में अभिप्रेत है वो अनुच्छेद 12 से लिया जाएगा, क्योंकि इस भाग के लिए राज्य का अर्थ अनुच्छेद 12 है। वहां जो राज्य की डेफिनेशन है, वहां जो स्टेट डिफाइन है, उसी रूप में लिया जाएगा। तो नो डाउट यू हैव द डिस्क्रिप्शन, आप विवेक की शक्ति रखते हैं कि कर दें रिजर्वेशन, लेकिन ये करते समय पिछड़े वर्ग के नागरिक इन्हीं के पक्ष में करेंगे आप।
चाहे जिसके पक्ष में नहीं कर देंगे तो यू मस्ट, ठीक है, आप उन नागरिकों के वर्ग को जो क्रीमी लेयर के कारण फॉरवर्ड क्लास में आ सकते हैं उनको हटाएंगे और ये भी देखेंगे कि एडिकेट रिप्रेजेंटेशन ये है या नहीं। मीनिंग देयर बाय आप से अगर सवाल होता है कि वाई यू हैव मेड द रिजर्वेशन, देन यू मस्ट प्रोड्यूस द डेटा जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आपने पिछड़े वर्ग के नागरिकों को रिजर्वेशन दिया है और उन पिछड़े वर्ग के नागरिकों को हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड। और यम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो आज की तिथि पर निर्धारक केस ला है, इसमें तो और आगे गए और यम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कह दिया कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड अगर नहीं भी है, अगर नहीं भी है तो भी ये लास्ट रिसोर्ट है, ये अंतिम विकल्प है रिजर्वेशन, और अंतिम विकल्प पहले विकल्प के रूप में कभी उपयोग नहीं होता। जैसे युद्ध शांति का अंतिम विकल्प है, ठीक है, युद्ध या वॉर ये अपनी कैपेबिलिटी, अपने सामर्थ्य, इसके प्रदर्शन के लिए नहीं होना चाहिए, युद्ध शांति के लिए होना चाहिए। यही धर्म युद्ध की परिभाषा है, इसीलिए राम के संघर्ष को धर्म युद्ध कहते हैं, पांडवों के संघर्ष को धर्म युद्ध कहते हैं, और फिर धर्म युद्ध के लक्ष्यों को, ठीक है, जो एम्स हैं धर्म युद्ध के, उन्हें प्राप्त करने के लिए कितना भी अधर्म तो न कहें, कूटनीति उसका सहारा ले लिया जाए, वो धर्म की स्थापना ही है। इसीलिए महाभारत में स्वयं कृष्ण, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, वो खड़े होकर वो काम करवा देते हैं जो सांसारिक दृष्टिकोण से उचित नहीं माने जाते, और इससे उनकी भगवत्ता एडवर्सली इफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, कारण ही यही है क्योंकि पांडव शांति की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं और कौरव अपने अहंकार की रक्षा के लिए कि हम सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे इन्हें क्योंकि हम सामर्थ्यशाली हैं। ये बात बेसिकली गलत है। तो युद्ध हमेशा शांति के लिए है, ये किए जाते हैं। योद्धा शांति के लिए लड़ते हैं, मूल्यों के लिए लड़ते हैं, और योद्धा अगर अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं तो फिर वो अधर्म के साथ है। इसीलिए भीष्म खुद में कितने भी अच्छे हों, वो अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए गलत बात के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए वो अधर्म के पक्षधर हैं। स्वयं में कितने भी महान हो, व्यक्ति स्वयं में महान हो सकता है, स्वयं में वो बहुत महान है। तो ऐसे ही रिजर्वेशन जब नागराज में उन्होंने कहा ठीक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मान लिया, लेकिन इसके बाद भी आप एकदम फौरी तौर पर उठाकर रिजर्वेशन नहीं कर देंगे। आप ये शो करिए कि रिजर्वेशन क्यों किया आपने। क्या बैकवर्डनेस की समस्या इतनी अधिक बढ़ गई कि बिना रिजर्वेशन के कुछ हो ही नहीं पा रहा था, यानी शांति स्थापित ही नहीं हो पा रही है बिना युद्ध के। ठीक है, तब ठीक है, तब तो किया ही जाएगा। ठीक है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, शांति किसी भी कीमत पर नहीं है। ठीक है, आप हमारे आत्मसम्मान इसको कुचल कर, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, इसका कोई ध्यान ही ना रखो,
ठीक है, तब फिर कोई शांति नहीं, फिर तो आपसे लड़ाई होगी। लेकिन अगर कहीं शांति संभव है तो वो होनी चाहिए, युद्ध अंतिम विकल्प है। ऐसे ही उन्होंने कहा यमनागराज में कि आपको ताकत है, अब बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन उनके पक्ष में रिजर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन एडिकेट रिप्रेजेंटेशन न हो, और एडिकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तब भी कहा जाएगा जब 49 और 50 का फर्क है, ठीक है, तब भी एडिकेट रिप्रेजेंटेशन कहां है, तब भी नहीं है। 40 और 60 का फर्क है और तब भी कहा जाएगा जब 10 और 90 का फर्क है। यानी यम नागराज उसमें जो बात कही है, उसकी जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट ये है कि जब तुलनात्मक दृष्टिकोण से इतना अधिक अंतर हो कि रिजर्वेशन करना समुचित लगे, केवल उन दशाओं में रिजर्वेशन किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो मूड है जुडिशियल, ठीक है, इस मूड के चलते जो कास्ट सेंसस है, जो जातीय जनगणना है, इसके बाद 50% की सीमा बढ़ाई जा सकेगी, यह हमें संभव नहीं लगता। यद्यपि जब हम लोग 4B देखेंगे तो वहां प्रमोशन के संबंध में कैरी फॉरवर्ड रूल को जब फॉलो करेंगे तो 50% सीमा से एक्सेस गए हैं, लेकिन वो स्थिति और इस स्थिति में बहुत फर्क है। आप दोनों स्थितियों की तुलना एक साथ नहीं कर सकते, दोनों स्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें तो बिल्कुल ही नई बात ले है। इसका जो लब्बो-लुआब है वो यही है कि नो डाउट आपको वैवेकीय शक्ति है और उस शक्ति का इस्तेमाल करके आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। यू हैव द डिस्क्रिशनरी पावर, बट यू मस्ट हैव द जस्टिफिकेशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दैट। If you don't have any excuse, any justification, then you will not exercise your discretionary power for the making of reservation. ये यम नागराज की स्थिति आई। तो ओवरऑल जो पॉलिसी आप देखेंगे वो अब बड़ी कठिन डगर की ओर बढ़ गई है, और आप देखेंगे कि जो सरकार विभिन्न मुद्दों पर गलत दिखाई देती है, और सरकार को विभिन्न मुद्दों पर जो सुप्रीम कोर्ट विभिन्न निर्देश देता दिखाई देता है, वो सिर्फ इसलिए कि सरकार हर बार अपने निहित स्वार्थों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का वायलेशन करती है, और वो प्रोटेक्टर और गार्जियन है। उनका काम ही यही है कि हर वायलेशन को रोकें। इसलिए आपको सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश देता दिखता है। अगर सरकार अपनी सीमा में है तो वो कुछ नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति अपनी सीमा में है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा उनका। जो कह रहे हैं वो अपनी सीमा में है। जब तक कोई अपनी सीमा में रहेगा कोर्ट उसका कुछ नहीं कर सकता। हम यही तो कहा करते हैं कि हम क्या चोर हैं? हम जो किसी डीएम एसपी या किसी जज साहब की चमचागिरी करते घूमे, हम तो क्या मतलब? न तो हम कोई गलत काम कर रहे हैं, न कुछ ऐसा कर रहे हैं कि इनसे मेरा कोई साबका पड़े। हाँ ठीक है,
एक आम व्यक्ति से जितने प्रेम से बोलना चाहिए उतने ही प्रेम से हम इनसे भी बोलेंगे। ये आईएएस आईपीएस या जज हो गए, इसके कारण इनके प्रति मेरे मन में कोई घृणा नहीं तो कोई आदर भी नहीं। व्यक्ति होने के नाते जितना आदर और सम्मान मेरे मन में औरों के लिए होना चाहिए उतना ही इनके लिए है। न आदर न घृणा, दोनों बातें नहीं। और यही एक ठीक स्थिति है। तो इंदिरा साहनी सेकंड, अजीत सिंह और आपका यम नागराज, ये आफ्टर इंदिरा साहनी ये डेवलपमेंट। और बस एक मुकदमा और है, अशोक ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये वो केसेस है जो आपको आफ्टर इंदिरा साहनी जो परिदृश्य उभरा वो बताते हैं। इंदिरा साहनी में एक बात आई है और वो बात किस पर आधारित थी, कल भी हमने चर्चा की। जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने जो हेमंत थॉमस में कहा, उन्होंने ये कहा कि जो वर्तमान रिजर्वेशन की पॉलिसी है इसमें पिछड़े वर्ग के नागरिक जो हाई लेवल पोस्ट पर पहुंच गए वो सारा का सारा लाभ रिजर्वेशन का लिए ले रहे हैं। जो पुअरर सेक्शन उस कम्युनिटी का है उस तक कुछ नहीं जा रहा। और इस तरह ये हमेशा वो सारा लाभ लेते रहेंगे क्योंकि ये सक्षम है। प्रचार के विभिन्न माध्यमों पर इनका कब्जा है। ये अपनी बात ज्यादा सशक्त ढंग से समाज में रख सकते हैं और लोग अंततः मूर्ख होते हैं। लोगों को तो जो समझा दो उन्हें वही समझ में आता है क्योंकि जानने की प्रक्रिया इतनी कठिन है। जानने की प्रक्रिया इंपिरिकल स्टडी यानी अनुभव यहां से गुजरती है और अनुभव में समय लगेगा। इसलिए अनुभव कोई नहीं करना चाहता और इस कारण जिन्हें तुम पढ़ा और लिखा बताते हो वो सिर्फ जानकारी रखने वाले लोग, उनके पास विभिन्न इंफॉर्मेशन, उन इंफॉर्मेशन की सत्यता उन्होंने कभी जानी नहीं है, इतनी वो शिक्षित नहीं है, ज्ञानी नहीं है, जानकार नहीं है, सिर्फ जानकारी रखने वाले लोग हैं। और इस जानकारी को अगर वो जानने की कोशिश करें कि सत्य है या नहीं तो अनुभव, एक्सपीरियंस यही एकमात्र रास्ता है। और जब चलेंगे उस रास्ते पर तो वो ज्ञानी बनेंगे, ऐसा होता नहीं। तो आम समाज वो सिर्फ जानकारी हासिल कर लेने में विश्वास ये रखता है और जानकारी देने वाला अगर धूर्त है तो आपको वो जानकारी देगा जो स्वयं उसके फायदे में है। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने यही कहा कि जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स में ताकत में आ गए, पॉलिसी वही बना रहे, ठीक है, सारे माध्यमों पर कब्जा उनका, वो अपनी बात ज्यादा सशक्त ढंग से कह पा रहे हैं, इसलिए सारा पिछड़े का लेबल उन्होंने खुद पर लगा लिया है और पूरे वर्ग को बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि सक्षम वही है। ठीक है, अगर हम खाने योग्य अच्छी अच्छी चीजें रखें तो खाएगा तो वही जो स्वस्थ होगा,
जो सस्ती नहीं है, वो घी मक्खन कितनी भी अच्छी चीजें हो खा कैसे लेगा? खाएगा तो वही जो स्वस्थ है। तो होता रहे रिजर्वेशन, मिलेगा तो उसी को जो अप्लाई करेगा। और अप्लाई करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन तक वही पहुंचेंगे। तो मिलेगा कैसे? तो सारी बात थ्योरी में रह जाएगी। इसलिए जो कुछ जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एम.एन. थॉमस में चिंता व्यक्त की थी, वो चिंता इंदिरा साहनी में निर्णय का आधार हो गई। और इंदिरा साहनी जो याद किया जाता है वो इसलिए भी कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्रीमी लेयर अलग होगी। उन्होंने कहा, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि नो डाउट जो सोशल बैकवर्डनेस है वो रिजर्वेशन का आधार है। कहा? अनुच्छेद 16(4) में। या आर्थिक पिछड़ेपन की या शैक्षिक पिछड़ेपन की उतनी बात ही नहीं हुई है, क्योंकि शब्दों में फर्क है। वहां एससी एसटी तो बात ही नहीं करेंगे, वो तो कैटेगराइज अलग ढंग से हुए हैं। लेकिन जहां तक ओबीसी का सवाल है तो उन्होंने कहा, वहां क्या लिखा था? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े। यहां का पिछड़े वर्ग के नागरिक। इसका मतलब ही यह हो गया कि रोजगार के क्षेत्र में ओबीसी को भी अगर रिजर्वेशन देंगे तो इसी आधार पर कि वो और एससी एसटी, इसमें कोई फर्क है ही नहीं गुणवत्ता के दृष्टिकोण से, इसीलिए दे रहे हैं। यानी लगभग वही स्थिति है जो एससी एसटी के। और एससी एसटी इनका जो पिछड़ापन है, ये सामाजिक पिछड़ापन अधिक है, ठीक है। और इसी सामाजिक पिछड़ेपन के कारण, अर्थात सामाजिक पिछड़ेपन का मतलब क्या होता है? समाज उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दे रहा, ठीक है, उन्हें पास बैठने नहीं देता, ठीक है, उनके साथ विभिन्न प्रकार का विभेद ये करता है। इसलिए प्रतिक्रियात्मक न्याय है, जो गलत उनके साथ समाज ने किया उसका प्रतिकर स्वरूप उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन का जो दार्शनिक आधार है वो कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन, ये है, कंपनसेट किया जाता है, ये दार्शनिक आधार है उसका। और ये किससे आता? जॉन रॉल्स ने इस ढंग की बात की थी जूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है, वहां से ये बात चलनी शुरू होती है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि जो एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है वो सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे है। तो ओबीसी को जो नौकरियों में रिजर्वेशन है ये सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर ही है। नौकरी को छोड़कर जब हम रिजर्वेशन की बात करेंगे तो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन दोनों देखेंगे। और नौकरियों में जब रिजर्वेशन की बात चलेगी तो उसका मुख्य आधार सामाजिक पिछड़ापन है, क्योंकि शैक्षिक पिछड़ापन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नौकरी के लिए एक निश्चित शिक्षा ये तो चाहिए, ठीक है। तो सामाजिक पिछड़ापन यहां आधार है। तो जो लोग सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े नहीं रह गए उन्हें पिछड़े वर्ग के नागरिकों से बाहर किया जाना चाहिए, ठीक है। आपसे कहा था कि वसंत कुमार वसुदीन, ठीक है, स्टेट ऑफ कर्नाटका, उसमें उन चीजों की पहचान हुई थी जिनके आधार पर पिछड़े वर्ग के नागरिकों की पहचान की जाए। एससी एसटी की पहचान तो ऑल इंडिया बेसिस पर हो ही जाती है, शेष
जो पिछड़े वर्ग के नागरिक हो सकते हैं नौकरी के प्रयोजन से, उनकी पहचान करने के लिए कास्ट, इनकम, पॉवर्टी, प्लेस ऑफ हैबिटेशन, इन सब के आधार पर उनकी पहचान की गई थी। ठीक है, तो यह कहा गया कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े पाए जाएंगे उन्हें यहां रिजर्वेशन ये दिया जाएगा। तो यह कहा कि अगर मानिए एक बार रिजर्वेशन मिल गया, क्या यह मान लिया जाए कि उनका सामाजिक पिछड़ापन दूर हो गया? तो इसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सानी में यह दिया है कि यह नहीं माना जा सकता कि कोई नौकरी में आ गया तो उसका सामाजिक पिछड़ापन दूर हो गया, या किसी के पास पैसे आ गए, क्योंकि सब नौकरी में तो नहीं होंगे, तो उसका सामाजिक पिछड़ापन दूर हो गया, यह नहीं माना जा सकता। ठीक है, आप देखेंगे मुर्गी पालन है, सुअर पालन है, मत्स्य पालन है, इसमें बहुत बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन उनसे कोई बात भी करना पसंद नहीं करता। आप हरिद्वार चले जाओ, ठीक है, आप इलाहाबाद चले जाओ, आपको ऐसे ऐसे करोड़पति नहीं, हो सकता अरबपति लोग मिल जाएं जो हिंदुओं के अंतिम संस्कार हैं उन्हें कराते हैं। ठीक है, करोड़पति होंगे, लेकिन अगर किसी के घर पहुंच जाए तो उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता, उनसे अस्पृश्यों से ज्यादा गलत व्यवहार ये होता है। ठीक है, वो ब्राह्मण जो मृतक संस्कार कराते हैं, ठीक है, उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, जबकि मृतक संस्कार कराने वाले की जरूरत हर घर में पड़ेगी। कोई ऐसा घर दुनिया में नहीं है जिसे उनकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन अस्पृश्यों से तो क्या ही व्यवहार वैसा होता होगा जैसा उनसे होता है। ठीक है ना, बहुत खराब व्यवहार होता है, और हो सकता है जो आर्थिक दृष्टिकोण से वो बहुत अगड़े हो, बहुत अगड़े हो, बहुत पैसे हो उनके पास, फिर भी कोई उनसे व्यवहार नहीं रखता, कोई उनसे व्यवहार नहीं करता। तो कोर्ट ने इसी वास्तविकता को अनुभव किया है इंदिरा सानी में, और यह कहा कि अगर एक बार नौकरी मिल गई तो यह नहीं माना जा सकता कि सामाजिक पिछड़ापन खत्म हो गया। हो सकता अब भी हो। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इतनी इनकम, अमुक इनकम जिसकी हो गई है उसे अब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आधार क्या है? सामाजिक पिछड़ापन। और इसका आर्थिक स्थिति से, इसका इकोनॉमिकल कंडीशन से कोई डायरेक्ट रिलेशन, प्रत्यक्ष संबंध दिखाई नहीं देता। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अगर पिछड़े वर्ग के कोई नागरिक नौकरियों में आ गए तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप अब देखें कि फेसबुकिये मूर्ख जितना गाल बजाते हैं, ठीक है, उस सबसे बहुत ज्यादा उस समय सोचा जाता है जिस समय कुछ डिसाइड होता है। आपको कुछ मालूम ही ना हो, क्योंकि आप जिनसे पढ़े वो बेवकूफ थे, आप खुद बेवकूफ हैं, तो बात अलग है। लेकिन जो डिसाइड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो उनका ये नियम नहीं माना जा सकता कि जो नौकरी में आ गया उसका सामाजिक पिछड़ापन दूर हो गया। लेकिन हमने आपसे हमेशा कहा कि न्याय दो अतियों के बीच में होता है। न्याय हमेशा दो अति
जो दो एक्सट्रीम हैं इनके बीच में होता है। और इसीलिए जो महापुरुष हैं उन्होंने किसी एक्सट्रीम की बात नहीं किया, हमेशा का सम्यक रीजनेबल बात होनी चाहिए, यानी ना इधर एक्सट्रीम होना चाहिए ना उधर एक्सट्रीम होना चाहिए, दोनों तरफ। ठीक है, ना आपका शत्रु होना चाहिए ना आपका मित्र होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके मित्र हैं तो शत्रु होंगे, ये असंभव है कि आपके मित्र हों और शत्रु ना हो, ये असंभव, ये हो ही नहीं सकता। मित्र होने का ही अर्थ ये है। ठीक है, मित्र कोई आपका है, कोई फ्रेंड है आपका, इसका मतलब ही है कि वो कुछ विशेष है आपके लिए अन्यों की तुलना में। ठीक है, तो आपकी जो दृष्टि है वो समान हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर कोई आपका मित्र है और कोई आपका शत्रु है तो भी आपकी दृष्टि सबके प्रति समान हो ही नहीं सकती, ये संभव ही नहीं। ठीक है, इसलिए न्याय हमेशा दो अतियों के बीच में है। न तो यह होगा कि एक बार रिजर्वेशन से नौकरी मिल गई है और अब आप सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े नहीं रहे, न तो यह माना जाएगा और न ही यह माना जाएगा कि आपको कोई भी नौकरी मिल जाए आप पिछड़े ही बने रहेंगे, यह भी नहीं माना जाएगा, दोनों नहीं। और नौकरी के आधार पर पिछड़ेपन का निर्धारण यह भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे लोग नौकरी में नहीं हैं, लेकिन नौकरी के लिए अप्लाई करने का हक सबको है। तो जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है वो पिछड़ा है या नहीं, यह देखना पड़ेगा ना। और जो नौकरी का उम्मीदवार है, हो सकता है उसके माता पिता खेती करते हो, व्यापार करते हो, तो हम कैसे जाने कि वो पिछड़ा है? ठीक है, मतलब इतना पिछड़ा है कि हम उसे आरक्षण दें या न दें, इसका निर्धारण होगा कैसे? इसलिए यह तो आधार भी नहीं हो सकता। और यह भी ठीक है कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो ऊंची से ऊंची नौकरी में है या जिसके पास बहुत पैसे हैं वो पिछड़ा ही रहेगा, यह भी नहीं। और यह भी नहीं है कि किसी के पास बहुत पैसे हो जाएंगे तो वो पिछड़ा नहीं रहेगा, यह भी नहीं है। ठीक है, ये सामाजिक मुद्दे हैं जो बड़े ठीक है उलझे हुए होते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि हमारे पास तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, और ये ठीक भी है, कोर्ट के पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोई सिस्टम नहीं होता, वो सरकारों के पास होता है। तो उन्होंने सरकार से कहा कि आप एक परमानेंट बॉडी, वो कोई ट्रिब्यूनल हो सकती है, वो कोई अन्य प्राधिकारी हो सकते हैं, और वो प्राधिकारी नियुक्त हैं। वेस्ट बंगाल में अभी जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था, जिसे मुसलमानों के पक्ष में किया गया रिजर्वेशन कहा गया था, बिहार में अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, तो यही कहा था कि आपने जिनको रखा इनको क्यों रखा, ये तो बताइए। आपने जो इन्हें रख दिया ओबीसी में, क्यों रख दिया, ये तो बताइए। क्योंकि वो प्राधिकारी और वो बॉडी गवर्नमेंट ही तय करती है, तो वहां उन्हीं के लोग बैठे होते हैं, और वो जो चाहते हैं गवर्नमेंट वो कह देते हैं। लेकिन अगर उसके पक्ष में डेटा भी उपलब्ध है तब तो ठीक है, अदरवाइज कोई होगा। हुआ, बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ। ठीक है, उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी, उस पर वीडियो बने पड़े हुए हैं।
तो क्या उन्होंने कहा सरकार से कि आप ऐसी बॉडी बनाएंगे जहां नागरिक मांग कर सके कि हम अदर बैकवर्ड क्लास में शामिल होने योग्य हैं, और हमें शामिल नहीं किया गया। और वो बॉडी जो अदर बैकवर्ड क्लास में शामिल होने योग्य नहीं रह गया उसे बाहर करे, ठीक है ना। और जो अदर बैकवर्ड क्लास में नहीं रह गया उसकी पहचान के लिए आप चाहे जो क्राइटेरिया तय कर लें कि जिसकी नौकरी इतने रुपए तनख्वाह वाली है, जिसकी नौकरी इस सामाजिक प्रभाव की है, जिसके पास इतनी खेती योग्य जमीन है, जिसके पास इतने प्लॉट्स हैं, ठीक है, आप जो चाहे क्राइटेरिया तय कर लें। लेकिन क्राइटेरिया आप तय करेंगे और फिर उस पिछड़े वर्ग के नागरिक की पहचान करेंगे जो यहां क्रीमी लेयर इससे बाहर होकर, ये जो ऐसे लोग हैं जो सक्षम हो गए, इन्हें क्रीमी लेयर कोर्ट ने पहली बार एक नाम दिया इंदिरा साहनी में। इस क्रीमी लेयर को हटाकर जो वर्ग बचा पिछड़े वर्ग के नागरिकों का, उन्हीं को रिजर्वेशन आप देंगे, इसके अलावा नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि उदाहरण स्वरूप हम कुछ सेवाएं बताए दे रहे हैं जहां विदाउट एनी फर्दर इंक्वायरी, बस यही शब्द इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने कहा जिन सेवाओं के संबंध में विदाउट एनी फर्दर इंक्वायरी है, किसी भी अग्रिम जांच के बिना यह माना जाएगा कि वो अब पिछड़े नागरिकों के ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं जो क्रीमी लेयर में न आती हो, उन्हें तो क्रीमी लेयर में माना ही जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर रिजर्वेशन से कोई आईएएस हो गया, अगर रिजर्वेशन से कोई सिविल सेवा में आ गया, ये सारी चीजें हुई हैं, ऐसी पोस्टों पर आ गए, तो ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि वो अभी भी सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है। अब वो न सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है और न ही किसी भी दृष्टिकोण से पिछड़ा है, वो तो ठीक हो ही गया। लेकिन कोर्ट ये क्या, ये उदाहरण मत दे रहा है, ये निर्णय का आधार नहीं है, ये इतरोक्ति है। अब इसके कारण से आगे फिर जो गवर्नमेंट करेगी, और उन्हीं लोगों की गवर्नमेंट करेगी जो संविधान बचाते हैं, उन्हीं की करेगी, ठीक है। तो वो अभी देखेंगे, उसी पर है अशोक ठाकुर और उसी पर है केरल का मामला, उन्हीं पर है, ठीक है। तो आपका ये कहा कि क्रीमी लेयर को आप अलग हटाएंगे, और हटाने का काम किसको दिया? एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि वही कर सकते हैं, उन्हीं के पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बाकी तो है नहीं। और ये कहा कि अगर आप क्रीमी लेयर को हटाए बिना कोई रिजर्वेशन दे रहे हैं तो दे तो आप, कल भी हमने चर्चा की कि एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन, कार्यपालिकी आदेश, इससे भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, उसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाहे आप एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन के माध्यम से रिजर्वेशन दो या लेजिस्लेशन के माध्यम से, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वॉयलेंट होना चाहिए। तो कोर्ट ने इसमें यह कह दिया कि अगर क्रीमी लेयर को हटाए बिना आप रिजर्वेशन दे रहे हो, ठीक है, तो दे तो वर्गीकरण के माध्यम से ही दे रहे हो, क्योंकि 16(4), 16(1) का विस्तार है, तो कर तो वर्गीकरण रहे हो ना। तो वर्गीकरण तभी किया जा सकता है जबकि समानों के बीच समानता इसको निर्मित करता हो, ठीक है। असमानों के बीच समान व्यवहार, ये वर्गीकरण की पद्धति असंवैधानिक है। तो जब आप विदाउट क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किए, रिजर्वेशन दे रहे हो, तो आप समानों के साथ समानता का व्यवहार नहीं कर रहे हो, क्योंकि जिसको आपने पिछड़े वर्ग के नागरिक कहा उसमें कुछ क्रीमी लेयर में है
और वो सारा केक, वो सारा लाभ ले लेंगे और बाकी को कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए फिर आपके द्वारा दिया गया एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन या कोई कानून जो बनाया गया है वो कैसा होगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? वो 16(4) का विरोध करेगा, वो 16(1) का विरोध करेगा, वो अनुच्छेद 14 का विरोध करेगा। इसलिए आप ये नहीं करेंगे, आप एक्सक्लूड करेंगे क्रीमी लेयर। और उनका उदाहरण हम दिए देते हैं कि ये लोग तो क्रीमी लेयर के बाहर माने ही जाएंगे, इन्हें क्रीमी लेयर में, ठीक है, क्रीमी लेयर के अंदर नहीं माना जा सकता। ये टोटल इंदिरा साहनी की वो बात है जो उभर कर सामने आई, यानी प्रमोशन में रिजर्वेशन इनवैलिड, कैरी फॉरवर्ड रूल 50% की सीमा के साथ वैलिड, एक ईयर में 50% मैक्सिमम, 50% की सीमा इन एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है, वायलेट भी हो सकती है, लेकिन ये स्ट्रिक्ट रूल है, इससे डेविएशन बहुत स्पेशल केस जब बनेगा तभी, सामान्यता नहीं। इस जो रिजर्वेशन है वो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन या लेजिस्लेशन दोनों के माध्यम से हो सकता है। क्रीमी लेयर अलग हटाई जाएगी, ठीक है। यहां सामाजिक पिछड़ापन ये आधार है और इस रूप में ये 16(4) 15(4) से अलग है, ठीक है। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो इंदिरा साहनी इससे उभरती हैं और कोर्ट ने लगभग सारे जो एस्पेक्ट हैं रिजर्वेशन के उनसे संव्यवहार किया। और उन्होंने, आपने देखा था कि जब इंदिरा साहनी शुरू हुआ था तो 10% रिजर्वेशन उनको भी दिया गया था जो रिजर्वेशन की किसी एग्जिस्टिंग स्कीम से शासित नहीं हो रहे थे और इकोनॉमिकली वीक थे। कोर्ट ने उसको क्वेश्चन किया और कहा कि अगर कोई आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ है तो उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। ये तो आप पुरस्कृत कर रहे हो। भाई हमने क्या पाप किया कि हम गरीब नहीं हैं? कोई पाप कर दिया? हिंदुस्तान में अलग एक अजीब टेंडेंसी चलती है, ठीक है। कोई पैसे वाला है तो वो बेईमान है, प्रजम्पशन, जहां प्रजम्पशन चलता है, ठीक है। कोई गरीब है तो वो ईमानदार है ही, ठीक है। साइकिल वाले और मोटरसाइकिल वाले की भिड़ंत हो गई तो आपका यही जो थिंकिंग पैटर्न है वो आपको विवश करता है कि आप ये कहना शुरू करते हैं मोटरसाइकिल वाला गलत, साइकिल वाला तो हमेशा ही ठीक। जबकि साइकिल कैसे चलती है जरा सड़क पर आप निकल कर देखो तो आपको जो अनुभव होगा वो इसके ठीक विपरीत है। ऐसा लगता है कि जो पैदल चल रहा वो तो वृंदावन गार्डन में टहल रहा है, ना इधर देखना है ना इधर देखना है, बस पिल गए। अब आप लगाओ ब्रेक और पटक खाओ, और अगर उनके छू भी गई तो आपने मारा है। जो साइकिल चला रहे हैं यहां खड़े बस 90 डिग्री पर फट से मुड़ गए। अनुभव इसके बिल्कुल ठीक विपरीत है, लेकिन चल रहा है बस। तो कोर्ट ने जो 10% रिजर्वेशन पेश किया, उन्होंने कहा कोई किसी ने गड़बड़ नहीं कर दी है कि वो आर्थिक तौर पर उन्नत हो गया और सिर्फ इसके कारण आप उसके साथ विभेद करोगे। इसलिए 10% रिजर्वेशन पेश हुआ और यह भी कहा कि जो बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड ये जो क्लासिफिकेशन है इसे कोर्ट कर इसे किया जा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि मोर बैकवर्ड को पहले मिलना चाहिए और बैकवर्ड को उसके बाद। ये कैटेगराइजेशन कोई गलत बात नहीं है। तो बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड ये क्लासिफिकेशन सही पाया गया और ये
गड़बड़। अब सवाल ये उठा कि कोर्ट ने कहा कि आप क्या करेंगे, क्रीमी लेयर अलग करेंगे। कौन अलग करेगा? सरकार। सरकार किससे मिलकर बनती है? वही आईएएस, वही आईपीएस। पॉलिसी कौन बनाता है? पॉलिसी ये बनाते हैं, ठीक है, जो लीडर्स, इनमें से कुछ, ठीक है, इनमें से कुछ जो बहुत होशियार होते हैं, बैकडोर से सारी सरकार वही चलाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री सरकार नहीं चलाता, वो खाली मुख्यमंत्री है, फेस है सरकार का। सरकार तो कोई और ही चला रहा होता है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, इनमें एक ऐसा होता है जो बहुत लर्नेड होता है, उसे आप बेवकूफ नहीं बना सकते। बेसिक पॉलिसी वही बनाएगा, ठीक है। बाकी फेस है, क्योंकि पब्लिक लीडर है, उन्हीं के नाम पर जीता जा सकता है, उन्हीं के चेहरे पर जीता जा सकता है, तो वो सामने होते हैं, ठीक है। जो इस समय घर के यहां स्थिति है उत्तर प्रदेश में, उसमें यही कहा जाता है कि हमारे यहां के जो विधायक और मंत्री हैं यही सरकार चला रहे हैं, ठीक है। ये आदित्यनाथ जी का तो सिर्फ फेस है, कहा यही जाता है कि सरकार यही चला रहे हैं, क्योंकि इन्हीं को अनुभव है। इतना अनुभव किसी को नहीं। इस समय 12-13 10-11 बार जीता हुआ है ही कौन, ठीक है, तो यही चला रहे हैं, ऐसा माना है। तो सरकार तो एक ही चलाता है। अच्छा, वो भी चलाएगा तो आईएएस आईपीएस इन्हीं के माध्यम से, पॉलिसी तो यही बनाते हैं। और इंदिरा साहनी ने कह दिया कि इन्हीं यही क्रीमी लेयर से बाहर है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, यही दो स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में जहां सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा अक्रमण है, ठीक है। फ्री में सब कुछ मिल जाए, इस इच्छा के लोग सर्वाधिक यहीं पाए जाते हैं। सब कुछ फ्री मिल जाए, इस इच्छा के सर्वाधिक लोग यहीं पाए जाते हैं। अगर हमारा विचार ऐसा है, हो तो महाराष्ट्र इसमें आगे हो कि अगर कोई इंपीरिकल स्टडी की जाए इस समय कि ये रील कहां कहां ज्यादा बन रही है, तो शायद उत्तर प्रदेश और बिहार ही एक नंबर पर आएगा, क्योंकि रील पैसा कमाने का सबसे आसान माध्यम है, ऐसा आज विश्वास निर्मित हुआ, ठीक है। इसलिए रील बनना ही है, बस प्रसिद्धि और पैसा, ये रील बनाकर सबसे ज्यादा हासिल हो जाएगा, इसलिए रील ही बनना ही है। कुछ समय पहले इसका माध्यम राजनीति दिखती थी, तो युवा नेता है, आज भी युवा नेता, लेकिन अब जो रुझान है वो रील की ओर ज्यादा है। तो आगामी 10 वर्षों में युवा नेता शायद गायब हो जाएंगे। जब हम पढ़ते थे तो प्रत्येक कॉलेज में जिला स्तर पर स्टूडेंट लीडर होते थे, ठीक है। आज किसी कॉलेज में स्टूडेंट लीडर नाम की चीज ही नहीं दिखाई देती है, कोई है ही नहीं। कल हम ये किसी से चर्चा कर रहे थे, अजीब हालत है, ठीक है। देखिए, हर बात के दो पक्ष होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, ठीक है। स्टूडेंट लीडर झगड़ा करते थे, नो डाउट, लेकिन झगड़ा करने के लिए ग्रुप चाहिए, और ग्रुप अगर होगा तो उसे कोई लीड कर रहा होगा, और जो लीड करेगा उसे ग्रुप के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं का ख्याल रखना पड़ेगा। तो उसमें जो लीडिंग स्पिरिट है, ये जन्म से आती थी, ठीक है। और फिर वो समाज को नेतृत्व ज्यादा अच्छा देता था। आज की स्थिति में तो लीडर ही नहीं बचे हैं, आज तो रील बन रही है सब जगह, सारे कॉलेजेस में आप देख लें, रील बन रही है बस, और कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि आक्रमण है, ताकत से, हुनर से कुछ नहीं पाना चाहते, इसके लिए नहीं,
सब कुछ फ्री मिल जाए। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, यहीं सबसे ज्यादा ये समस्या है क्रीमी लेयर को लेकर। तो उत्तर प्रदेश और बिहार ने क्रीमी लेयर की पहचान की। और चूंकि इंदिरा गांधी ने तो इतरोक्ति के तौर पर कहा था ना कि कुछ सेवाएं हम बताए दे रहे हैं, मत यहीं पर एक बात और, इंदिरा गांधी ने यह भी कहा कि कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिनमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहले ही डिफेंस की जो सर्विसेज है और डिफेंस से जुड़ी हुई जो टेक्निकल सर्विसेज है, जैसे मिसाइल बनाना है या कोई आपका एयर डिफेंस डेवलप करना है, इसमें जो वैज्ञानिकों की भर्ती आदि है, इनमें कोई रिजर्वेशन नहीं। लेकिन डिफेंस सर्विसेज में भी जो सिविल पोस्ट है, जैसे सेना की कैंटीन है हुन, ठीक है, पर वो बिल बनाने के लिए आदमी चाहिए, तो जो सिविल पोस्ट है उनमें रिजर्वेशन रहेगा। दूसरा एक है कि जहां रिसर्च, ठीक है, ये और एजुकेशनल फील्ड में काम होते हैं, विशेषकर रिसर्च, वहां कोई रिजर्वेशन नहीं, ठीक है, नहीं तो वही चंद्रयान 100 मीटर से छू जाएगा, ठीक है, अगर वहां आप लेस मेरिट के आदमी को भेजेंगे, ठीक है, वहां मेरिट एकमात्र आधार, आप में मेरिट है आप जाएंगे, किसी और में वो जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा कि टीचर्स में जो प्रोफेसर रैंक है, ठीक है, वो टीचर्स में सबसे ऊपर का रैंक है, वहां कोई रिजर्वेशन नहीं। जो सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज, वहां कोई रिजर्वेशन नहीं। जो पायलट और को पायलट एयर इंडिया में, ठीक है, और इंडियन एयरलाइंस में, वहां कोई रिजर्वेशन नहीं। और उनका ये लिस्ट इलस्ट्रेटिव है, ठीक है ना, ये उदाहरण के लिए आपको बताई जा रही है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें आप अन्य सर्विसेज को जोड़ सकते हैं और जोड़ना चाहिए आपको, ठीक है, इस लिस्ट को बढ़ाना चाहिए। ये इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं। उसके बाद आपका बात हम लोग क्रीमी लेयर की कर रहे थे, तो क्रीमी लेयर अलग करने का काम उत्तर प्रदेश और बिहार के लेजिस्लेचर ने कैसे किया कि कोर्ट ने कहा था विदाउट एनी फर्दर इंक्वायरी आईएएस इनके संबंध में यह माना जाएगा कि ये आप पिछड़े वर्ग के नागरिक नहीं हैं। इन्होंने क्या बताया कि आईएएस आईपीएस ये तब पिछड़े वर्ग के नागरिक नहीं माने जाएंगे जब इनका जो जीवन साथी है वो ग्रेजुएट हो, इनके पास 20 लाख की फैमिली प्रॉपर्टी हो, ठीक है, 20 लाख की फैमिली प्रॉपर्टी ये हो। ऐसी बहुत सारी शर्तें आईएएस के पोस्ट के साथ भी लगा दी, आईपीएस की पोस्ट के साथ भी लगा दी हैं कि जब ये सब पूरी हो जाए तो वो क्रीमी लेयर में नहीं माना जाएगा, अदरवाइज क्रीमी लेयर में, तब वो क्रीमी लेयर में माना जाएगा, अदरवाइज क्रीमी लेयर से बाहर। अब आप सोचो, अरे स्वतंत्रता से पूर्व तो शिक्षा का ही लेवल बहुत नीचे था, तो जो आईएएस है उसकी पत्नी ग्रेजुएट होगी इसकी संभावना बहुत कम है। और जब पिछड़े वर्ग से वो आया है तो गरीब रहा होगा, उसके पास फैमिली प्रॉपर्टी 20 लाख की हो, ये बहुत मुश्किल है, ये लगभग असंभव है, ठीक है। ऐसे ही ये कहा कि जो व्यापारी हैं उनका लाभ 10 लाख रुपए होना चाहिए। अब तो जीएसटी के कारण बहुत सारे लोग टैक्स के दायरे में आ गए हैं, अदरवाइज 2014 से पहले तो 10 लाख एक नंबर में शायद ही किसी व्यापारी का व्यापार होता हो, 2 नंबर में तो करोड़ों का है।
फिर एक नंबर में 10 लाख, क्योंकि यहां तो एक नंबर से गिना जाएगा। मतलब ऐसे अनरियलिस्टिक जो मापदंड थे वो रखे, काहे के लिए? क्रीमी लेयर से बाहर करने के लिए, यानी क्रीमी लेयर में लाकर रिजर्वेशन की कैटेगरी से बाहर करने के लिए। इसको चैलेंज मिला अशोक ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और इसमें कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल गलत, 100% गलत। उनका ये जो आपने किया है, इसका एग्जिस्टिंग फैक्ट जो है, जो तथ्य मौजूद है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो अनरियलिस्टिक है बिल्कुल। और उनका जब हमने कहा कि विदाउट एनी फर्दर इंक्वायरी, तुमने तो उसे भी नहीं माना। हमने कहा था विदाउट एनी फर्दर इंक्वायरी, ठीक, आप नहीं करेंगे ऐसा। और फिर कोर्ट ने उठाया, उसे क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, और कहा आज क्रीमी लेयर की सीमा क्या है ये मेरे इंटरेस्ट का भी विषय नहीं, और ना हमें उसे जानना है। लेकिन क्रीमी लेयर इसको निश्चित करने की जो प्रक्रिया है, कोर्ट ने कहा आप कोई क्राइटेरिया अपनाओ कि अमुक क्षेत्रफल कृषि भूमि के रूप में जिसके पास है वो क्रीमी लेयर में आएगा, या अमुक व्यापारिक लाभ जिसके पास है वो क्रीमी लेयर में आएगा, अमुक नौकरी में जो है वो क्रीमी लेयर में आएगा। आप कुछ भी करो, लेकिन रियलिस्टिक होना चाहिए। हम आपको ये बता रहे हैं कि सरकारें क्या क्या करती हैं, इसीलिए आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। आप जब गलत करोगे तो हो गई वही। और ये संविधान की आत्मा के अनुकूल नहीं है, ये आपका मनमानापन है और अपने लिए लाभ सुरक्षित करने की कोशिश, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ये संविधान के अनुकूल होता तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्वेश नहीं किया होता, ठीक है। सरकार के हर डिसीजन क्वेश तो नहीं हुए, मंडल कमीशन में जो सिफारिशें लागू हुई उन्हें तो ठीक ही पाया, ठीक है, हर डिसीजन तो क्वेश नहीं होता, ये क्वेश हुआ। और केरल की लेजिस्लेचर तो इससे भी आगे चली गई। उन्होंने एक एक्ट बनाया कि पूरे केरल राज्य में पिछड़े वर्ग के नागरिकों में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो क्रीमी लेयर में आता हो। अरे वाह, मजा मजा, मतलब ये आप देखें, जबकि केरल में शासन किसका चलता है? वाम मोर्चा और कांग्रेस, अल्टरनेट में वही आते हैं, बाकी कोई आते ही नहीं। और ये संविधान के सबसे ज्यादा जागरूक रक्षक हैं। उन्होंने लिखा, उन्होंने एक्ट बनाया कि हमारे यहां तो पूरे स्टेट में एक भी आदमी ऐसा है ही नहीं पिछड़े वर्ग के नागरिकों में जो क्रीमी लेयर में आता हो। जब उनको चुनौती मिली, मुकदमे का नाम हमें याद नहीं है, आपकी किताबों में देख लीजिएगा, तो कोर्ट ने उनसे तो बहुत सख्त शब्दों में बात की है। कोर्ट ने कहा आपके विरुद्ध कंटेम्प्ट का संज्ञान ले लेंगे, ठीक है। आप ये बता रहे हो कि बिल्कुल अनरीजनेबल, अतार्किक बात है। ये तो ऐसी बात है जिसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपके विरुद्ध कंटेम्प्ट का संज्ञान ले लेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही है ये। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों? क्योंकि 14(16)(1), 16(4) सबका विरोध कर रहा है। इसलिए आप बिल्कुल ठीक से क्लासिफिकेशन करके लाओ। और इसके बाद इंद्रसानी सेकंड, वो तो हमने आपको बताए। हाँ सॉरी, एक चीज हम शायद गलत बोल गए, हाँ गलती है, अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। इसमें यह कहा था कोर्ट ने कि जब आप रिजर्वेशन दोगे तो एडिकेट रिप्रेजेंटेशन अगर ना हो तो आप दोगे। तो एडिकेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं, इसको डिसाइड करने में आप अनुच्छेद 335 का ख्याल रखोगे।
यानी एडिकेट रिप्रेजेंटेशन देना लक्ष्य नहीं है, ठीक है, कि एडिकेट रिप्रेजेंटेशन, हमने जैसे हम कहते हैं ना कि मुकदमों का शीघ्र निस्तारण होना चाहिए लेकिन न्याय की कीमत पर नहीं। अगर न्याय चाहता है देरी हो, ठीक है, तो देरी होगी। इसीलिए प्रक्रिया में लिखा रहता है अनावश्यक विलंब के बिना, यानी आवश्यक विलंब होगा। तो आपका जो अजीत सिंह है उसमें उनका एडिकेट रिप्रेजेंटेशन, इसे देने के लिए प्रशासनिक दक्षता है, इसको बलिदान नहीं किया जाएगा। आप एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। अगर जो सेवा है उसमें भले ही एडिकेटली रिप्रेजेंटेटेड नहीं है, लेकिन अगर आपने रिजर्वेशन दिया तो एफिशिएंसी प्रभावित होगी, ये निश्चित है, तो आप नहीं देंगे, तो अपने नहीं देंगे। इसी बिना पर तो उन्होंने कहा कि डिफेंस सर्विसेज में नहीं होगा रिजर्वेशन, पायलट को पायलट में नहीं होगा। यही तो बात ही है, बेसिक में तो यही है। और इस बात को किसमें, अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में और स्पष्ट किया। तो आज जो मूड दिखता है, ठीक है, वो मूड इस ओर दिखता है कि कास्ट सेंसस के बाद भी 50% की सीमा बढ़ेगी, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं लगता। और हमने आपके सामने सिर्फ रिजर्वेशन के फैक्ट रखे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली रिजर्वेशन की पोजीशन क्या है और यमनागराज तक क्या पोजीशन है, ये हमने आपके सामने रखा है। रिजर्वेशन कैसे होता है, क्या होता है, हमें उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। और कुछ भी डिसाइड होता है तो पीछे से उसका संबंध टूटता नहीं है, पीछे आपको पता ही होना चाहिए, तभी आगे समझ में आती है बात। तो आगे जो कुछ होगा रिजर्वेशन पर देखा जाएगा, लेकिन बेसिक यही रहेगा। कल हम लोग 17 और 18 पर बात करेंगे और फिर समानता का अधिकार, समानता का मूल अधिकार, ये हम लोग पूरा कर लेंगे। उसका स्वतंत्रता का मूल अधिकार शुरू होगा जो 19 से लेकर कहां तक जाएगा, 22 तक देखेंगे।